हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये हमारे GS1 के नोट्स हैं और ये नोट्स आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से हम शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम PYQs भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको अलग ना प्रोवाइड कर इसी में पहले तो स्टार्टिंग में दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड भी PYQ आपका वहां पर आपको मिल जाएगा। इन नोट्स में एक चीज और खासियत है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसको आप उसकी एक दो लाइन या फिर उसको पूरा एज इट इज लर्न कर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जब सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है चीजों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2018 से यूपीपीसीएस में ये वाला पैटर्न आया है जिसमें हम जीएस के सब्जेक्टिव पेपर्स दे रहे हैं। तो 2018 से 25 तक के पेपर्स हैं हमारे पास, जिसमें रेपिटेशन भी देखा गया है थीम्स का। तो इंडियन कल्चर का ये जो टॉपिक था 2024 और 19 दोनों में पूछा गया है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक बार पूछा गया है कल्चर एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस नहीं है, नीचे आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। सिमिलरली लिटरेरी सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 23 और 24 दोनों में पूछा गया है। एक बार वैदिक लिटरेचर का अकाउंट पूछा गया है और एक बार पूरे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का अकाउंट पूछ लिया गया है लिटरेचर का। ठीक है, वैदिक पीरियड से फिर 21 और 19 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार जोग्राफिकल फीचर्स पूछे गए हैं और वैदिक एजुकेशन सिस्टम पूछा गया है। लिटरेचर में ही अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्वेश्चन बना है। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसका रोल पूछा गया था वर्ड पीस में। ठीक है, आईवीसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसकी टाउन प्लानिंग पूछी जा चुकी है। ठीक है, एंड उसके बाद मॉडर्न आर्ट की बात करें तो 2025 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सेलियन फीचर्स पूछे गए हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, और इस बार आर्ट एंड टेक्नोलॉजी पूछा गया है। जब हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो हम ये मिस कर जाते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर और आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। तो जब ये वाला 25 में क्वेश्चन पूछा गया होगा तो सेम इसी आंसर को लिखकर नहीं आना है, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को भी यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आगे अगर हम देखें तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। ठीक है, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का जो अचीवमेंट रहा है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन साइंस से संबंधित 21 और 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स इंडियन कल्चरल हेरिटेज के, और एक क्वेश्चन विश्व गुरु से पूछा गया है। ठीक है, कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या चीजें भारत ने अपने हेरिटेज में प्राप्त की है। टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, नागर स्टाइल से पूछा जा चुका है, द्रविडियन से पूछा जा सकता है। संगम पीरियड से 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी, ये वाले जो थे अभी तक के टॉपिक्स, इसमें संगम पीरियड से थोड़ा सा नए तरीके का क्वेश्चन था, क्योंकि संगम पीरियड से जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर से बहुत बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, गुप्ता पीरियड, मॉडर्न पीरियड, आईवीसी। ठीक है, लिटरेचर वाला पार्ट ये वाले एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहते हैं। राइट, तो अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, क्या है हमारे नोट्स। साथ में सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, सभी चीजें आएंगी समझ में और पढ़ने में मजा भी आने वाला है। देखो, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने थे, हमको डिस्कस करने थे इंडियन कल्चर के। ठीक है, और 19 में पूछा गया था कल्चर जो है एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिंबल है, इसको हमको एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जाम्पल्स के साथ समझाना था। ठीक है, तो इंडिया का जो कल्चर है और जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि अब हम क्या लिखेंगे। सी, जब भी आंसर राइटिंग हम करते हैं तो आंसर राइटिंग करते वक्त एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों चीजें हमको करनी होती है। ठीक है, तो मैं कई बार रिकमेंड करती हूँ लोगों को कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो रट कर बैठो। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, दो तीन तरीके होते हैं, वो हम आंसर राइटिंग में सीखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन लिखने के भी कुछ दो चार तरीके होते हैं जो एक लिखने का
सही तरीका है, जहाँ पर जो फिट होता है वैसा हम लिख सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम हिस्ट्री की, यानी कि आर्ट एंड कल्चर भी मोटा-मोटा हमारा हिस्ट्री में आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमको सोचना पड़ता है कि हम कैसे लिखें इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जनरल कंडीशन वाला डेटा नहीं लिख सकते, ठीक है? और यहाँ पर जब आर्ट एंड कल्चर की बात आएगी, तो हमारे पास ना ही कोई डेटा है, डेफिनिशन भी नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने कुछ स्टेटमेंट बोला हो, उसको कोट किया जा सकता है, राइट? तो अभी जब आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, ठीक है? तो देखो, इंडिया ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, ठीक है? और बहुत ही लंबे समय तक रहा है। तो इस लाइन को जैसे एक्सप्लेनेटरी है, इसको हटा दो। वर्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, इसको याद रखना है, ठीक है? इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसे जो रहे हैं सिविलाइजेशंस, ये एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इंडियन कल्चर जो है आज भी कंटिन्यू कर रहा है थ्राइव करना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और साथ में कंटिन्यूअसली अडाप्ट करता जा रहा है। वो समय के चेंज होने के साथ वो नई नई चीजों को अपने में समाहित करता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो ये तो हमारी जनरल लाइन हो गई, लेकिन आपको लर्न करने वाला क्या है? हिस्टोरियन एल बशम, इन्होंने क्या कहा था? इंडिया हैज लेफ्ट अ डीपर मार्क अपॉन द ह्यूमन रेस देन एनी अदर कंट्री। इजी लाइन है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो इंडिया का कुछ कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सिविलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो ये हमारा हिस्टोरियन का कोट हमको करना ही है इंट्रोडक्शन में, ठीक है? एल बशम की ये लाइन, तो ये वाली लाइन आपको रट लेनी है, ठीक है? बाकी ऊपर नीचे वाली आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ओल्डेस्ट लिविंग है, अभी भी अडाप्ट कर रहा है, कंटिन्यूटी से चलता आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया हैज लेफ्ट अ डीपर मार्क अपॉन द ह्यूमन रेस दैन एनी अदर कंट्री। सिंपल लाइन लर्न कर लेना। ये जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है भारत देश की, ये किस में रूटेड है, किसकी वजह से है? क्योंकि हमारा जो एक रिच हेरिटेज है, हेरिटेज क्या है? विरासत, ठीक है? जब बात करते हैं विरासत की, तो विरासत का मतलब क्या होता है? तो जो भी चीजें हमें पुरानी जनरेशन से मिलती हुई आई हैं, ठीक है, जो भी पास ऑन हुई है पुरानी जनरेशन से आगे, वो होती है हमारी विरासत, ठीक है? वही हमारा हेरिटेज है। इंडिया की जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है, सिंक्रेटिज्म है, सिंक्रेटिज्म मतलब होता है चीजों का समाहित होना, ठीक है? और यूनिटी इन डाइवर्सिटी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या चीज रेलेवेंट थी, क्या चीज याद करके रखनी है, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। हेरिटेज मेनली तीन तरीके, तीन डायमेंशन होते हैं हेरिटेज के। अब मान लो कोई क्वेश्चन हेरिटेज से ही संबंधित आ गया, ठीक है, तो हेरिटेज का आंसर करते करते लिखा इंडिया का हेरिटेज है, ये सब लिखा, तो वहां पर बगल में एक डायग्राम बना दिया, ठीक है? ये हमारा वैल्यू एडिशन का काम करेगा कि हमने हेरिटेज का एक आंसर लिखा, उसमें इंट्रो दिया, मेन बॉडी के यहाँ पर पॉइंट्स लिखे, यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया हेरिटेज, ठीक है, जिसमें टैंजिबल, इनटैंजिबल और नेचुरल ये लिखकर एग्जाम्पल डाल दिए। ये हमारा वैल्यू एडिशन हो जाएगा उस आंसर का, ठीक है? तभी ये चीज यहाँ पर मेंशन है, अदरवाइज ना होती। तो टैंजिबल क्या होती है? जनरली अगर हम देखें, टैंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। और नेचुरल का मतलब आपको पता है, प्राकृतिक। तो जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, एलोरा, सांची, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी हैं, जो भी हमको लिखी हुई चीजें मिली हैं, चोल समय पर जो ब्रॉन्ज के स्टैचूज मिले हैं, ठीक है, वो सब हमारा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आप मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे, तो ये एक दो एग्जाम्पल्स हैं बस कि हमारे दिमाग में रहे। इनटैंजिबल जो भी हमारी फिलोसफी रही है, ठीक है, जो भी हमारी फिलोसफी रही है, वो तो उसको टच नहीं किया जा सकता ना, वो हमारा इंटेंजिबल हो जाएगा, ठीक है? ये फिलोसफी हमको हमारे लिटरेचर में मिली है, ठीक है, फेस्टिवल्स के थ्रू पता चलती है हमारी फिलोसफी। देन हेरिटेज में नेचुरल में क्या आ जाएगा? हमारी गंगा नदी, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, हमारी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, ये, ठीक है? तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एक वैल्यू एडिशन के लिए ये काम आ सकता है, छोटा सा डायग्राम। फिर हम बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सी मेन कैरेक्टर्स पूछे गए हैं इंडियन कल्चर के, ठीक है? सेम क्वेश्चन को यहाँ पर हम इंट्रोडक्शंस में इस वाले पॉइंट से कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है? और ये वाला जो है पॉइंट, ये हमारा मेन बॉडी में आ जाएगा। अब आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा दिया हुआ है, यहाँ पर नोट्स में हम बहुत छोटा छोटा ही लिखते हैं। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमको एक लाइन में इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक एक लाइन को बढ़ा सकते हैं। अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसी में हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सी फीचर्स इंडियन कल्चर के क्या है?
सबसे पहला, ये जो फीचर्स दिए हुए हैं इसको हमें लर्न कैसे करना है, इनको रट लो। फीचर्स कोई भी पूछे तो हमारे दिमाग में पहला पॉइंट आएगा कंटिन्यूटी और अडेप्टेबिलिटी का, दूसरा पॉइंट आएगा सिंक्रेटिज्म, तीसरा पॉइंट आएगा स्पिरिचुअल डेप्थ, चौथा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पांचवा आर्ट। ठीक है, ये 5 पार्ट्स हैं हमारे सामने, 5 पॉइंट्स हैं फीचर्स के इंडियन कल्चर के, इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना है डिपेंडिंग कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब हमारा जो इंडियन कल्चर है वो निरंतरता से चला आ रहा है, ठीक है, और अपने में चीजों को समाहित करता आ रहा है, अडाप्ट करता आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखें निरंतरता देखें तो आईवीसी की, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसमें जिस प्रकार का धर्म फॉलो होता था उसकी कई सारी समानताएं हम वर्तमान में जो हिंदुइज्म है उसमें देखते हैं, ठीक है। उस समय पर हम देखते हैं कि स्वास्तिक का हमें चित्र मिलता है, ठीक है, जो वर्तमान के हिंदुइज्म से, हिंदुइज्म में भी हम स्वास्तिक का चित्र यूज करते हैं कि नहीं, तो ये वाली जो चीजें हैं सिमिलर है। सिमिलरली शिवा की जो वर्शिप है, जो लॉर्ड शिवा है, इनकी वर्शिप हम देखते हैं प्रोटो शिवा के रूप में हड़प्पन सील्स में जो उनके देवता थे उससे सिमिलर मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया, ये यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है। इस तरह से हम इसकी कंटिन्यूटी और अडेप्टेबिलिटी जो है वो देख सकते हैं, राइट। एक चीज और याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट्स डायरेक्टली आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखे हैं, जैसे हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो यहाँ पर बेझिझक जो प्रीलिम्स का ज्ञान है, जो प्रीलिम्स में पॉइंट्स पढ़कर आए हो, उनको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। वो वाली चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप प्रीलिम्स का भूल जाएंगे, प्रीलिम्स का भी आपको याद रहेगा, तो उसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यूज करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। और क्या पॉइंट्स हम देख सकते हैं, सी दूसरा आता है सिंक्रेटिज्म। जो सिंक्रेटिज्म मतलब होता है और एब्जॉर्प्शन, कि जो भी चीजें आ रही हैं उसको हम अपने में एब्जॉर्ब करते हुए जा रहे हैं, अपने में हम मिलाए ले रहे हैं, ठीक है। और सिंक्रेटिज्म मतलब होता है समन्वय करना, ठीक है, मिला लेना। तो इंडियन कल्चर में जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस रहा है, इतने सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, उनका क्या हुआ, हमारे में कहीं ना कहीं सम्मेलन हुआ, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्ट, ठीक है, पढ़कर आए हो इंडो इस्लामिक आर्ट, ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्ट के फीचर्स भी पढ़ोगे अभी आगे, तो ये हो गया। उर्दू को हमने अडॉप्ट किया, हमने ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंसेस से भी कई सारी चीजें सीखी, सीखी कि नहीं सीखी, ठीक है। तो ये जो हमारी चीजें हैं ये सिंक्रेटिज्म के पॉइंट में हम बता सकते हैं, इन्हीं को थोड़ा इलाबोरेट किया जा सकता है एज पर द नीड। तीसरा पॉइंट आता है स्पिरिचुअल डेप्थ, ठीक है, स्पिरिचुअल या फिर फिलोसफिकल डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ धर्म कर्म मोक्ष ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं हमारे कल्चर के, ठीक है। देन एकता में अनेकता, सॉरी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। रीजनल कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसान बैठा है और जो इंसान केरला में यहाँ पर बैठा हुआ है कितना डिफरेंट है, बल्कि जो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर बैठा हुआ है सब डिफरेंट है, बट स्टिल हम एक शेयर्ड सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बहुत बड़ा फीचर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियन कल्चर, ठीक है। फिर आता है जो भी हमारी आर्ट डेवलप हुई है ओवर द इयर्स, ये हमारी सोसाइटी को मिरर करती है, ठीक है। जो भी हमारी सोसाइटी में चीजें थी, ठीक है, जो भी मान लो फॉर एग्जाम्पल अशोका के समय पर अगर उन्होंने पिलर इंस्क्रिप्शंस बनवाए, ठीक है, जो डेवलप किए उन्होंने, तो वो सोसाइटी में क्या करना चाहते थे उसको रिफ्लेक्ट करता है, उनकी धम्म फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। साथ में जो आर्ट है वो हमारा एक तरीके से चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कैसे समय समय पर चेंज देखने को मिलता रहा है हमको, राइट। देन अडेसिव ऑफ सोशल कोहेशन। सोशल कोहेशन क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है इतनी अनेकता के बाद भी आज हम सब लोग मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये बस पॉइंट्स हैं जो हमें कल्चर के पता है और हमको इसी
तरीके से रट कर बैठना है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे एड्रेस करना है, प्रीलिम्स के एग्जाम्पल्स भी हमको साथ में यूज करते रहना, राइट। इन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा, इसके लिए कुछ भी ट्रिक बना लीजिएगा कि हमें ये सोचना ना पड़े। मेंस में अगर कल्चर के फीचर्स क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो ये हमको ना सोचना पड़े कि क्या पॉइंट्स हैं। कंटिन्यूटी, अडेप्टेबिलिटी, सिंक्रेटिज्म, स्पिरिचुअल डेप्थ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आर्ट, 5 पॉइंट्स है, ठीक है। CSSUA। फिर आता है हमारे कल्चर पर ज्योग्राफी का भी इन्फ्लुएंस रहा है। आपको पता है इंडिया का मैप की अगर बात कर ले, देखो पहली बात तो मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है। मैप बनाओगे पेपर में भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इंडिया के मैप की बात करें तो ये भी हमको पता है ये चीजें। कल्चर वाला चैप्टर ऐसा स्टार्टिंग वाला तो मेनली हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से, इसीलिए बस ये थोड़ा सा चीजों को कंसोलिडेट कर कर एक आंसर लिखना आना चाहिए। हिमालयाज जो है इन्होंने हमारे कल्चर को बहुत अफेक्ट किया है। कैसे अफेक्ट किया है? जो भी हमारी पहली बात तो इंडिजिनस ट्रेडिशंस थे वो यहाँ पर फले फूले, ठीक है। मेनली ये वाला क्षेत्र रहा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऊंचे से हिमालयाज थे, ठीक है, और इधर उतना विस्तार नहीं हो पाया। गांधार स्कूल, अभी गांधार स्कूल है मूर्ति कला का यानी कि स्कल्पचर का, उसका डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी हम देखते हैं यहाँ पर आकर। यहाँ पर इस क्षेत्र में हिमालयास की वजह से यहाँ पर मेनली डेवलप हुआ, ठीक है। विंध्यास, मतलब ज्योग्राफी की जब हम कभी भी बात करेंगे तो ज्योग्राफी में क्या आता है? माउंटेन, वैलीज, प्लेटोज, ठीक है। तो ये माउंटेन का असर हमको दिखता है कैसे कि जो भी हमारे इंडिजिनस ट्रेडिशंस थे वो यहाँ पर फले फूले, हिमालयास से हम ये देखते हैं। विंध्यास की वजह से, विंध्यास बीच में पड़ता है और नागर और द्राविड़ टेम्पल निर्माण की आर्किटेक्चर है दो मेनली, ठीक है। जो नागर है वो नॉर्थ इंडिया में विस्तृत हुआ और जो द्राविड़ है वो साउथ इंडिया में। इसको हम देखते हैं विंध्या के ऊपर नीचे वाले जो टेम्पल आर्किटेक्चर है मेनली मोटे मोटे रूप से उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो ये भी हमें इन्फ्लुएंस दिख रहा है ज्योग्राफी का हमारे कल्चर पर। डेक्कन प्लेटियो जो है यहाँ पर हमको अजंता और एलोरा रॉक कट केव्स देखते हैं। केव्स ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हार्ड बेसाल्ट रॉक मिलता है जो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडियन ओशियन से लोग जाकर साउथ ईस्ट एशिया वाला जो यहाँ पर क्षेत्र था पूरा, यहाँ पर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का स्प्रेड हुआ, ठीक है। चोलास ने आगे चलकर अपनी नेवल डिप्लोमेसी भी यहाँ तक करी, ये पूरा इंडोनेशिया में जाकर, ठीक है, जावा सुमात्रा आइलैंड्स तक इनका विस्तार था, इनका ट्रेड होता था, ठीक है। तो ज्योग्राफी की जब बात आएगी तो हम माउंटेन, प्लाटो, वैली इन पर बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको हटा देते हैं। सी, अगर यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड किया जा सकता है जो वैली बोली गई है, तो गंगा वैली ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस क्या रहा है? जो हमारा गंगा यमुना दोआब है, ठीक है, जो इंडस रिवर प्लेन्स है जो, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कल्चर है वो डेवलप हुआ। इंडस वैली दोआब में हम आईबीसी का डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। तो आईबीसी के डेवलपमेंट में भी ज्योग्राफी का रोल था, ठीक है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकते हैं। देन उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा क्यों रहा कि वो कंटिन्यूटी में बना रहा, समाप्त हो जाता जैसे मेसोपोटामिया का समाप्त हो गया? तो उसके भी कुछ रीजंस हैं। ज्योग्राफिकल शील्ड मिली हमको, हम एक तरफ से हिमालय से प्रोटेक्टेड थे, यहाँ पर हमारे डेजर्ट्स थे, तो हमारे इंडिजिनस जो इस क्षेत्र में डेवलप हो रहा था उसको कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के द्वारा प्रोटेक्शन मिल रहा था। तो एक ये रीजन है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या है? एब्जॉर्प्टिव रिलीजन। जो हमारा हिंदुइज्म है उसका कोई एक, पहली बात तो फाउंडर नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष से हम उसको नहीं जोड़ते, ठीक है। और वहां पर हिंदुइज्म में क्या होता है कि हमने सबको अडॉप्ट किया, ठीक है। सारे जो भी लोग जो भी रिलीजन्स आए वो हम में सम्मिलित होते गए। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है जिसकी वजह से हमारा सिविलाइजेशन निरंतरता से चलता रहा है, ठीक है।
हमने यहाँ तक कि बुद्धिज्म में जो बुद्धा है उनको अवतार माना भगवान विष्णु का। ठीक है। तीसरा आता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम अभी वाला नहीं, पहले कैसा था, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ स्किल्स, कि भाई जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे उनके, ये कास्ट सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला कास्ट सिस्टम की शुरुआत तो इन वर्णों से होती है ना, वर्ण सिस्टम से। ठीक है, ये वर्ण से, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये हमारा किसमें वो था, ये वर्ण व्यवस्था बेसिकली स्किल्स पर को डिवाइड करती थी कि ये जो वैश्य वर्ग का है वो व्यापार करेगा, ठीक है, जो क्षत्रिय वर्ग का है वो कुछ करेगा, जो ब्राह्मण वर्ग का है वो पढ़ाएगा। तो इस तरीके से सोसाइटी को निरंतरता मिली रही। ठीक है, सभी जो ट्रेडिशंस थे उनको जीवित रखा गया, चाहे जो भी पॉलिटिकल बदलाव आते रहे लेकिन वो निरंतरता बनी रही। फिर चौथा पॉइंट आता है एसिमिलेशन पैटर्न, अपने में मिला लिया। ग्रीक्स आए, शक आए, कुषाण आए, इन सब ने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया और वो यहाँ आकर यहीं के होकर रह गए। ठीक है, यहाँ तक कि मुगल्स भी यहाँ पर आए और यहीं के वो होकर रह गए। ठीक है, और इससे हमको इंडो इस्लामिक सिंथेसिस भी देखने को मिलता है, इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इसी का परिणाम था। ठीक है, तो अगर हमें कंटिन्यूटी कोई पूछेगा कि कंटिन्यूटी क्यों बनी रही, क्यों नहीं समाप्त हुआ हमारा, तो बेसिक से पॉइंट्स हैं। एक ज्योग्राफी हमारी इसके लिए इंपॉर्टेंट कारण रही है, हमारा जो रिलीजन है वो इंपॉर्टेंट कारण रहा है। ठीक है, जो हमारी व्यवस्था रही है सोसाइटी में, ठीक है, जो यहाँ पर एक सोशल पॉइंट से लर्न कर सकते हैं, ये ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया है, ये रिलीजन का पॉइंट हो गया है, यहाँ पर सोशल पॉइंट हो गया है, जो हमारी सिस्टम रहा है वर्ण सिस्टम। उसके बाद ये हमारा जो एक्सटर्नल फैक्ट, जो एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए हैं, उस पॉइंट से याद रख सकते हो कि हमने सबको एसिमिलेट किया है। ठीक है, अपने में मिला लिया। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है, बस इस तरीके से बता दिया। अब इसको कंक्लूड करने के लिए क्या कह सकते हैं, कोई एक फ्रोजन रेलिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया बस उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। ये एक लिविंग और इवॉल्विंग फोर्स है। ठीक है, और जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस रहे हैं यहाँ पर इसने अपने आप को, इंडियन कल्चर ने उन सारे इन्फ्लुएंसेस को अपने आप में समाहित किया है। ठीक है, लेकिन जो हमारी कोर फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी रही है उसको हमने परिवर्तित नहीं किया। इसके कार्डिनल फीचर्स में कंटिन्यूटी, टॉलरेंस, स्पिरिचुअलिटी, सिंथेसिस, ये सारे आते हैं। ठीक है, जो मेजर फीचर्स हैं कि हमने टॉलरेंस, अगर हम टॉलरेंट ना होते तो इतने फॉरेन इन्वेजन अगर होते तो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो तो समाप्त हो जाती। हम टॉलरेंट थे कि हमने अपने आप में अपने साथ सभी को सम्मिलित कर लिया। ठीक है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, वो सब हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये हमारे सिविलाइजेशन को विश्व में यूनिक बनाते हैं। अगेन अब यहाँ पर कंक्लूजन में एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में क्या लिखा था, इंडियाज कल्चर इज लाइक अ palimpsest on which layer upon layer of thought and reverie has been inscribed, yet each earlier layer shines through. Preserving this heritage while embracing modernity remains India's foremost civilizational challenge. तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, वरना कुछ एक ऊपर वाली लर्न कर लिए, एक आंसर के लिए एक कोटेशन इनफ है। ठीक है, तो मतलब क्या है इस लाइन का, हमारे में चाहे जितनी भी चीजें ऊपर से लाद दी जाए, लेयर के ऊपर लेयर आती जा रही है, लेकिन हर जो लेयर है, ठीक है, उसकी अपनी अलग पहचान है। ठीक है, ये होता है हमारा ये वाला पार्ट खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारी वैदिक लिटरेचर। सी, वैदिक लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार तो वैदिक लिटरेचर पूरा ही पूछ लिया गया था। ठीक है, एक बार लिटरेरी सोर्सेस पूछे गए थे, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एक चीज याद रखिएगा, आप लोग प्रीलिम्स पढ़कर आ रहे हैं तो आपको पूरा पता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सीक्वेंस क्या है, वो सब बातें हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत में हम वैदिक देखेंगे, ठीक है, फिर महाजनपद काल आएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म वाला सब, ठीक है, मोटा मोटा, उसके बाद मौर्याज आ जाएंगे, ठीक है, पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज, ठीक है, पोस्ट गुप्ताज, फिर हर्षवर्धन की डायनेस्टी, मोटी मोटी ये सीक्वेंस रहता है। तो जब लिटरेरी सोर्सेस पूछेंगे फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो यानी कि आपको जो भी लिटरेरी सोर्सेस बताने हैं वो पूरे पार्ट से बताने हैं, ये नहीं कि सिर्फ वैदिक लिटरेचर तक ही लिमिटेड रखो, पूरा हर्षवर्धन के काल में भी जो लिटरेरी सोर्स मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो
इसीलिए ये चीजें आंसर लिखते वक्त ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, फिलहाल इस वाले टॉपिक में हम वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे, वही देख लेते हैं। सी, वैदिक लिटरेचर प्रीलिम्स में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, वैदिक लिटरेचर में क्या होता है, वैदिक लिटरेचर में 4 चीजें आती हैं। ठीक है, 4 कौन सी चीजें आती हैं? चारों वेदास नहीं आते हैं, वैदिक लिटरेचर में आते हैं वेदास, ब्राह्मण्स, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ये जो है वेदास, संहितास, संहितास कहा जाता है इसको। ठीक है, संहितास, ब्राह्मण्स, आरण्यक, उपनिषद, ये पूरा वैदिक लिटरेचर फॉर्म कर रही है। ठीक है, जो हमारे 4 वेदास हैं वो तो मुख्य हैं ही, लेकिन जब हमसे लिटरेचर की बात की जाएगी तो हम इसकी बात करेंगे। चलो अभी देख लेते हैं, फिर बताती हूँ दोबारा। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बॉडी है ह्यूमन नॉलेज, मतलब जो भी लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर रही है, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसको लिखा नहीं गया था। ठीक है, उसको सुन सुनकर पास ऑन किया गया, देन उसको आगे चलकर लिखा गया। तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वैदिक लिटरेचर है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन की 1500 से 600 बीसी में कंपोज की गई थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहले ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, जो हमारे वेदास, ब्राह्मण्स, अरण्यक, उपनिषद थे, और उसके बाद वेदांग्स। वेदांग क्या होते हैं? वेदों के अंग। ठीक है, तो ये हमारा सब वैदिक लिटरेचर में आएगा। ये जो है ये अभी भी प्राइमरी लिटरेरी सोर्स है इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी और इकोनॉमी, साथ में रिलीजन को समझने के लिए। अब एक बार बात कर लेते हैं, इसको हटा दूं, 4 वेदास, ये वाला सारा ज्ञान आपका प्रीलिम्स वाला चलेगा। यहाँ पर वैदिक लिटरेचर पढ़े हो, 4 वेदास पता है, 1028 हिम्स हैं इसमें। अर्लीस्ट नोन लिटरेरी वर्क है इसमें, इंद्र, अग्नि, वरुण सबके लिए हिम्स देखते हैं। सामवेद जो है ये सॉन्ग से संबंधित है, गीत से संबंधित है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन हम यहाँ देखते हैं। यजुर्वेद में रिचुअल्स वगैरह की बात की गई है, मंत्र बताए गए हैं प्रीस्ट के लिए, यज्ञ कैसे किए जाते हैं वो बताया गया है। अथर्ववेद स्पेल्स, चार्म्स, मेडिसिनल नॉलेज, बेसिस ऑफ आयुर्वेद, ये है। ठीक है, अब ये जो हर एक वेद है ये डिवाइडेड है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब ये है क्या संहिता, ब्राह्मण, ये भी आप लोग पढ़कर आए होंगे, तब भी हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, जो संहिता है इसमें कोर जो हिम्स और मंत्र होते हैं, ठीक है, वो दिया गया है सारे वेदास का। ठीक है, ये सबसे पुरानी लेयर है। ठीक है, लिटरेरी कंटेंट जो है सबसे पुराना वाला पहला ये है। ब्राह्मण्स क्या है? ये प्रोज टेक्स्ट है। ठीक है, प्रोज क्या होता है? गद्य। ठीक है, गद्य शैली में कहानी की तरह बताया गया है। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या है? ऋग के, ये भी अगेन प्रीलिम्स में पढ़कर आए हो, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? रट कर बैठो, प्रीलिम्स वाला ज्ञान यहाँ पर हमको अगर क्वेश्चन आता है ये वाला सेम रिपीट हो जाता है वैदिक लिटरेचर, तो ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में आंसर कर सकते हो। और वहां पर अगर ऋग्वेद बता रहे हो तो ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिक की एग्जाम्पल बताओगे। ठीक है, सामवेद के गोपद ब्राह्मण एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, ये लेटर वैदिक सोसाइटी, रिचुअल्स और रिलीजन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, फिर आता है अरण्य। अरण्य जो शब्द है याद रखना, अरण्य शब्द पर्यायवाची होता है जंगल का। तो ये वो है जो कि जंगल में लिखा गया पार्ट है। कंक्लूडिंग पोर्शंस है ब्राह्मण्स का, इनका अंतिम वाला जो आखिरी वाला पोर्शन है वो है। ठीक है, ये बेसिकली ब्रिज है बिटवीन कर्म कांड और ज्ञान कांड, रिचुअल और नॉलेज के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। फिलोसॉफिकल इंक्वायरी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, सूटेड फॉर वानप्रस्थ, जो हमारा वानप्रस्थ वाली होता है स्टेज, वहां पर इसको मेनली लिखा गया था। उस स्टेज में लोगों ने, जो पंडित थे, पंडित नहीं सॉरी, जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, उन्होंने इसको लिखा था। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है? फिलोसॉफिकल, वेदास का जो फिलोसॉफिकल ज्ञान है, ठीक है, वो है ये। इसमें ब्रह्म, आत्मा, माया, मोक्ष, इन सब की बात की गई है। अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद का कठोपनिषद, सामवेद का केन उपनिषद,
ये वाला प्रीलिम्स वाले जो पढ़ कर रट कर आए हो वही चीजें यहाँ पर यूज होंगी। ये वेदांत का फाउंडेशन है, ठीक है। इन्फ्लुएंस करते हैं लेटर इंडियन फिलोसफी। देन आता है वेदांग, वेदों के अंग। अब कुछ वेदों के कुछ अंग भी हैं, ठीक है। कुछ ऑक्सिलरी डिसिप्लिन होते हैं कि हमने वेदों के 4 पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझने के लिए, पढ़ने के लिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है। ये 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन है, ठीक है। ये वैदिक पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए इनका निर्माण किया गया था, ठीक है। ये हो गए हमारे। देन आगे देखते हैं। सॉरी, इसको एक बार इरेज कर लें। सी, अब अगर हमसे क्वेश्चन वैदिक लिटरेचर पर आता है तो यहाँ पर एक इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर पर अगर क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो कैसे लिख सकते हो? वैदिक लिटरेचर बेसिकली वो वाले हमारे टेक्स्ट हैं जो कि बेस्ड किस में है, हमारे वेदास में, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। यहां से भी लाइन ले सकते हो। देन वेदों को 2 पार्ट में ऐसे बांट सकते हैं। एक हो गया कर्म कांड, ठीक है। दूसरा हो गया ज्ञान कांड। जो ज्ञान है उसको हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्म कांड में क्या आ जाएगा? संहिता। जो वेदों के 4 मेन पार्ट है, संहिता और ब्राह्मण, ये हमें कर्म कांड से रिलेटेड है। ज्ञान कांड की बात आएगी तो ज्ञान हम अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से एक डायग्राम टाइप का हो गया, डायग्रामेटिक फिगर हो गया, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी ये पहला पार्ट है। एक जब संहिता फिर हेडिंग डालकर संहिता के लिए लिखोगे कि इसमें 1028 ये हैं, मतलब इसमें हिम्स वगैरह हैं, जिसमें से ऋग्वेद का एग्जाम्पल है कि ऋग्वेद में 1028 हैं, ठीक है। सामवेद में सॉन्ग्स दिए हैं, चारों वेदों के बेसिक बता सकते हो यहाँ पर। और ये फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख दिया, यहाँ पर सिग्निफिकेंस लिखा हुआ, ये बता सकते हैं। देन ब्राह्मण की हेडिंग डाली, फिर सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, जो भी इनके मंत्र वगैरह थे, इनको एक्सप्लेन करने के लिए इसको डेवलप किया गया, ठीक है। उदाहरण बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा पार्ट अरण्यक होते हैं, इसको बता दो, ये हर्मिट्स के द्वारा डेवलप किए गए, मेनली जो लोग फॉरेस्ट में